नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। कल हमने चंद वंश की स्थापना के लेकर के बात करी थी और सोमचंद से लेकर के 8वें क्रम के राजा वीणाचंद, जिस पर खस राजा बीजड़ का आक्रमण होता है और इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक चंपावत में चंद वंश का राजगद्दी से हटा करके खस राजाओं का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद वीरचंद अंतिम खस राजा सोपाल को मार करके पुनः चंद वंश की राजगद्दी पर वापस सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं आज के इस सेशन में। राजा वीरचंद के बाद अगले शासक बने थे राजा रूपचंद, जिनके बारे में कुछ प्राप्त हमें नहीं होता है। और इसके बाद लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद के बाद धर्मचंद, धर्मचंद के बाद करमचंद और करमचंद के बाद कल्याणचंद फर्स्ट, जिसे कि बल्लाल चंद के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात नामीचंद या जिसे निर्भय चंद भी कहा जाता है। तत्पश्चात नरचंद। तो नरचंद, यहाँ तक किसी भी चंद वंश के शासकों के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। और इसके बाद 17वें क्रम के शासक हो जाएंगे नानकी चंद, जिनका समय काल 1177 से लेकर के 1195 तक इनका टाइम पीरियड रहा। नानकी चंद के समय अगर महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे तो 1191 में यहाँ पे नेपाल के शासक अशोक चल, जो कि डोटी में, डोटी जो कि नेपाल में पड़ता है, तत्कालीन क्षेत्र दुल्लू, दुल्लू के ये शासक थे। ठीक है, तो नेपाल में डोटी और डोटी के अंदर दुल्लू के शासक थे और इनका जो जन्म हुआ था वो वैरात कुल में हुआ था। तो 1191 में यहाँ पे इनके आक्रमण का उल्लेख मिलता है और बिहार के अभिलेखों में इसे शिवालिक के राजा के नाम से भी इन्हें जाना गया है। और जब इनका यहाँ पे आक्रमण होता है तो पुरुषोत्तम को ये अपना यहाँ पर सामंत नियुक्त करते हैं। और पुरुषोत्तम और सहणपाल के भी बोध गया अभिलेख में इसे शिवालिक का राजा कहा गया है, या शिवालिक में स्थित खस देश का राजा इसे कहा गया है। आगे बात करेंगे चंपावत के ही बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है, जो कि नानकी चंद के ही समय का है। तो चंपावत में जो ये बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का जो 1223 का लेख प्राप्त हुआ है, उसमें 10 मांडलिक राजाओं का जिक्र हुआ है और साथ में ही 3 चंदवंशीय शासकों का इसमें जिक्र किया गया है। आगे अगर बात करेंगे तो जो ये अशोक चल है, अशोक चल को, जो कि वैरात कुल में इनका जन्म हो जाएगा। और अशोक चल के बारे में अजय रावत बोलते हैं कि अशोक चल ने जो आक्रमण किया था वो वीरचंद के समय किया था। और ये भी माना जाता है कि अशोक चल ने ही वीरचंद की मदद करी थी पुनः खसों से राजगद्दी हासिल करने में। तो पेपर में वो किस तरीके से पूछेगा वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अशोक चल है ये नानकी चंद के समय का इसका टाइम पीरियड है, तो इसको आप इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर वो अजय रावत से लेकर पूछेगा। तो अजय रावत के हिसाब से जो अशोक चल है, अशोक चल का आक्रमण जो है वो वीरचंद के समय हुआ था। और साथ ही साथ अशोक चल ने वीरचंद की मदद करी थी सोपाल को हराने में, जो कि अंतिम खस राजा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद अगले शासक हुए रामचंद, और रामचंद के बाद भीष्मचंद, भीष्मचंद के बाद मेघचंद, मेघचंद के बाद ध्यानचंद, और ध्यानचंद के बाद पर्वतचंद, और पर्वतचंद के बाद जो है थोहरचंद या थोरचंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। हर्षदेव जोशी, जो कि चंदों के दीवान भी रहे, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हर्षदेव जोशी के अनुसार ये संस्थापक रहे, और डॉक्टर फ्रेजर भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि थोरचंद संस्थापक रहे।
अगर एग्जामिनर पूछेगा कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरचंद। या डॉक्टर फ्रेजर के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरचंद। इसके पश्चात कल्याण चंद, और कल्याण चंद के बाद जो है राजा बने त्रिलोक चंद, और त्रिलोक चंद का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर के 1303 तक। और इस टाइम पे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 में ही राजगद्दी पे बैठे थे अपने चाचा जी को मार करके। ठीक है, तो त्रिलोक चंद जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन राजा त्रिलोक चंद। साथ ही साथ इन्होंने छकाता राज्य को जीत करके इन्होंने अपने राज्य में मिलाए थे। यानी कि जो चंपावत वाला क्षेत्र है, चंपावत वाले क्षेत्र से आगे चंद वंशों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया है, और इन्होंने छकाता राज्य जो कि नैनीताल क्षेत्र में पड़ता है, और साथ ही साथ में इन्होंने भीमताल में एक किले का भी निर्माण करवाया। तो सर्वप्रथम नैनीताल को चंद वंश में मिलाने वाले शासक भी कौन हो जाएंगे? राजा त्रिलोक चंद। और मेहरा जाति के जो लोग थे वो भी इनके समय ही छकाता में आए, जिनको इन्होंने अपने अधिकारियों के रूप में भी नियुक्त किया था। तत्पश्चात राजा बन जाएंगे आपके डमरूचंद, डमरूचंद के बाद धर्मचंद, और धर्मचंद के बाद बन जाएंगे अभयचंद। और अभयचंद के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये 1344 से लेकर के इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1374 तक। तो 1344 से लेकर के 1374 तक इनका टाइम पीरियड हो जाएगा राजा अभयचंद का। और अभयचंद के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका सबसे पहला लिखित शिलालेख जो मिला था, सबसे पहला लिखित प्रमाण जो मिला था चंदों में, वो राजा अभयचंद का था। और इनका 1374 का एक ताम्रपत्र मिला है अल्मोड़ा में। 1374 का एक ताम्रपत्र इनका अल्मोड़ा से मिला है। और चंपावत के मांदली नामक स्थान से एक मानेश्वर नौला में भी इनका एक अभिलेख खुदा हुआ है, जो कि डॉक्टर राम सिंह ने इस अभिलेख को खोजा था। और डॉक्टर राम सिंह के द्वारा इस अभिलेख की खोज की गई थी, जो कि मांदली नामक स्थान पे है, और ये चंपावत के क्षेत्र में ये अभिलेख हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद अगले राजा आ जाएंगे गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में अगर बात करें तो चंदों में जो गरुड़ ज्ञानचंद हैं, सबसे लंबा शासनकाल जो रहा चंदों में वो गरुड़ ज्ञानचंद का रहा। लगभग 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और सर्वाधिक लंबी उम्र तक शासन करने वाले जो ये चंद वंश के शासक हो जाएंगे वो हो जाएंगे गरुड़ ज्ञानचंद। इसके बाद रोहिलों का जब आक्रमण हुआ तो रोहिलों के आक्रमण के समय मदद मांगने के लिए दिल्ली दरबार में गए, और फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने मदद मांगी। और फिरोज शाह तुगलक के समय जब इन्होंने मदद मांगी तो एक कहानी प्रचलित है कि जब राजा ज्ञानचंद जो है ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए, तो फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे एक गरुड़ को मारने का प्रयास कर रहे थे, जो कि उड़ रहा था और उसके मुंह पे एक सर्प लटका हुआ था। तो जब ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में पहुंचे तो ज्ञानचंद ने एक ही तीर से उस गरुड़ को मार दिया, और इससे प्रसन्न होकर के जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने गरुड़ को मारा था तो इसलिए इन्हें गरुड़ की उपाधि दी। और साथ साथ में रोहिलों के आक्रमण में इन्हें मदद भी दी, और एक फरमान निकाला कि तराई भावर का इलाका जो भागीरथी तक का है वो कुमाऊं राजा के अधिकार में रहेगा। तत्पश्चात आगे बात करते हैं। इसके बाद एक इनके दरबार में थे नीलू कठायत। नीलू कठायत ये बहुत ही ज़्यादा साहसी वीर योद्धा हो जाएंगे, जो कि इनके बक्सी के पद पर भी थे। बक्सी जो कि सेनापति का पद चंद वंश में होता था, बक्सी का पद। और ये बक्सी जो थे ये इनके क्या हो जाएंगे? सेनापति हो जाएंगे। तो जो नीलू कठायत है इसकी ये बहुत ही ज़्यादा वीर थे।
इनके समय काल में क्या हुआ कि जो तराई भाबर है, तराई भाबर में यवनों का उस टाइम पे भारत में आक्रमण हो रहा था, और यवनों के जो आक्रमण है वो आक्रमण इनका तराई भाबर पे भी हुआ था। तो यवनों के आक्रमण को असफल करने के लिए गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को भेजा, और नीलू कठायत ने जो है इन आक्रमणकारियों को मार कर भगा दिया, और इससे प्रसन्न होकर के नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि गरुड़ ज्ञानचंद ने दी। तो पेपर में पूछ सकता है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था, या कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई। किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है नीलू कठायत। और नीलू कठायत के साथ साथ एक नाम और आता है जिसका नाम हो जाएगा जस्सा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जस्सा जो है ये नीलू कठहत का प्रतिद्वंदी था। जस्सा कमलेखी, जस्सा कमलेखी, जस्सा कमलेखी, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये जस्सा कमलेखी जो है, इस जस्सा कमलेखी ये नीलू कठहत से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि राजा ने जो है नीलू कठहत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी, साथ साथ में इसको रौत भूमि भी राजा ने दी। और रौत भूमि वह भूमि होती थी जो किसी मनुष्य को या किसी सिपाही को, किसी सैनिक को असाधारण बहादुरी के बदले दी जाने वाली भूमि जो कहलाती थी उसे रौत भूमि कहते थे। तो ये रौत भूमि जो है ये भी राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को दी। तो इसी बात से नीलू कठायत के विरोध में जो है जस्सा कमलेखी जो है राजा को भड़काते रहता था। इसी कारण जो है राजा ने जो है नीलू कठायत को जो क्षेत्र उसको शासन करने के लिए दिया हुआ था वो क्षेत्र जो है राजा ने नीलू कठायत से छीन लिया जस्सा कमलेखी के कहने पे। फिर जैसे ही इस बारे में नीलू कठायत को मालूम पड़ता है, नीलू कठायत जो है फौरन घोड़े में चढ़ करके राजा के दरबार में आता है, और बिना दरबारी पोशाक पहने ही वो राजा से बात करता है, राजा के दरबार में चला जाता है। इस बात से जस्सा कमलेखी जो है पुनः राजा को नमक मिर्च लगा करके उसे नीलू कठायत के बारे में भड़काता है कि ये तो ना बिना दरबारी पोशाक में है, अनुशासन की हीनता का किया है, आपका अपमान किया है, यह अहंकारी है, आदि आदि ये